हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ बैंक है ना, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, हमने पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं। टाइप्स ऑफ मनी, कंपोनेंट्स ऑफ मनी पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई को पढ़ने वाले हैं एंड इसके बाद एक और वीडियो आएगी पार्ट 4 जिसके अंदर हम क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पढ़ने वाले हैं। बस दो ही कॉन्सेप्ट, दो ही वीडियो के अंदर मनी एंड बैंकिंग पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वो वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया है तो बच्चों 10 से 15 मिनट अपने कॉपी को उठा लो और उसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते जाओ, ठीक है। अगर आपने वीडियो को क्लिक कर लिया है और उसको देख रहे हो और मन बना लिया है कि अब इस पूरी वीडियो को देखना है, तो आपको बच्चों फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना है एंड ये वीडियो आपकी बेस रहेगी, ठीक है। जो आपको एडीएएस में भी हमको पढ़ना है ना, उसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज में जो हमको पढ़ना है उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बेस की तरह होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमको पढ़ना है कि आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करती है, क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करती है और आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती क्यों है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। मुझे बताओ, देखो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, जो एपेक्स बॉडी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इंडिया है उसके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ गुड्स की प्राइजेस हैं वो ज़्यादा ही महंगी है, ठीक है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनकी सप्लाई नहीं है, जिनकी डिमांड नहीं है ना। अनस्टेबल सी इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए और वो कौन इंश्योर करता है, वो आरबीआई इंश्योर करता है। अगर जो रुपीज़ है, रुपी की वैल्यू डिक्रीज ज़्यादा हो रही है तो उसको भी रेगुलेट करेगा कि जो रुपी है वो ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। रुपी की प्राइजेज़ बढ़ रही है तो ज़्यादा बढ़नी भी नहीं चाहिए प्राइजेज़, ठीक है। रुपी की प्राइजेज़ कम हो रही है तो वो कम भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या करता है आरबीआई है ना, स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है कि किसी भी कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी रहे। इसके लिए क्या करता है आरबीआई, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। यानी कि जो पैसा आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देता है एंड कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आरबीआई रेगुलेट करता है, देखता है कि जो क्रेडिट है वो कंट्रोल्ड तरीके से रहे, ठीक है बच्चों ये चीज़ याद रखना कि कभी भी इंडिया में रुपी का प्राइस बढ़ जाती है एंड उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। और रुपीस की प्राइजेस कम हो जाती हैं लेकिन उसकी वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अभी आपको ये सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से याद हो, है ना, याद होनी चाहिए क्योंकि इंडिया में अभी इन्फ्लेशन चल रही है, ठीक है। रुपी की प्राइजेस बढ़ रही है ना। मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया था कि 100 रुपीज़ में पहले हम एक मैगी का पैकेट मान लो 5 मैगी के पैकेट हम खरीदते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रुपी की प्राइजेस बढ़ रही है ना, प्राइजेस बढ़ती जा रही हैं। यानी कि मैगी जो हम 5 मैगी के पैकेट 100 रुपये में खरीद लेते थे, अब हम 120 रुपये में 5 मैगी के पैकेट खरीदते हैं। यानी क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है लेकिन जो वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है बच्चों। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में क्या है, वैल्यू कम हो रही है एंड प्राइजेस इंक्रीज हो रही है। डिफ्लेशन में क्या है, वैल्यू जो रुपी की जो कीमत वैल्यू है वो बढ़ रही है लेकिन रुपी की प्राइजेस क्या हो रही है, घट रही है। लोग बाग चाह रहे हैं कि हमारे पास रुपी हो लेकिन उनके पास रुपी नहीं है। उसको उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन की कंडीशन कहते हैं। तो इसी को रेगुलेट कौन करता है, इसी को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जिसको हम एपेक्स बॉडी भी बोलते हैं। तो देखते हैं
कि कैसे आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है। आरबीआई दो तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है, दो तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है। पहला है क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है बच्चों, एक तो है क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में है, देखो मैं पहले मेथड्स लिख देता हूं, उसके बाद में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेपो रेट क्या होता है एंड बैंक रेट क्या होता है, और इसको हम क्या करते हैं इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या करते हैं हम, और डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या करते हैं। ठीक है, यही चीज़ हर मेथड में हर पॉइंट में फॉलो होगी कि अगर इन्फ्लेशन है तो हम क्या करते हैं, डिफ्लेशन है तो आरबीआई क्या करती है। हम देखेंगे कि जब आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का मतलब है कि इन्फ्लेशन को स्टेबिलिटी में लेकर आना और डिफ्लेशन को भी स्टेबिलिटी में लेकर आना। उसको करने के कौन से मेथड है, सबसे पहले क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेपो रेट। तो बच्चों जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, जैसे आप कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो, तो कमर्शियल बैंक भी तो कहीं ना कहीं से लोन लेता होगा, बैंक भी तो कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आता होगा। तो जैसे आप कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो वैसे कमर्शियल बैंक भी आरबीआई से लोन लेता है, और जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो बैंक रेट और रेपो रेट सेम रहती है। ठीक है, लेकिन बैंक रेट हो जाता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म और रेपो रेट हो जाता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म। तो मुझे बताओ, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो क्या होगा, जो रेपो रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी तो बैंक, जैसे मुझे बताओ, अगर लोन का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो क्या आप बैंक से जाके लोन लोगे, क्या नहीं लोगे। तो जैसे ही रेपो रेट बढ़ जाएगी, मैं बच्चों एक पॉइंट में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, और फिर जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं उसको हम जल्दी से देख लेंगे। तो मुझे बताओ, अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गई तो बैंक आरबीआई से पैसा लेगा ही नहीं लेगा, लोन लेगा ही नहीं लेगा, नहीं लेगा। क्यों, अरे महंगा लोन क्यों लूंगा, मुझे बताओ। अगर आप दुकान पे जा रहे हो, 10 रुपए का 20 रुपए का ओरियो का बिस्किट आता है, लेकिन बोले कि नहीं 50 रुपए का आएगा, तो लोगे क्या, नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि महंगा हो गया। लोन्स क्या हो गया, कॉस्टलियर हो गए। लोन्स क्या हो गए, कॉस्टलियर हो गए। किसके लिए, बैंक्स के लिए लोन कॉस्टलियर हो गए, ज़्यादा महंगे लोन पड़ने लग गए। तो बैंक्स क्या लेगा, लोन नहीं लेगा। बैंक लोन नहीं लेगा तो लोन प्रोवाइड भी नहीं होगा, पब्लिक को लोन प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, जब लोन बैंक लेगा नहीं तो बैंक लोन देगा कैसे। ठीक है, लोन जब देगा नहीं तो पब्लिक के पास क्या हो जाएगा, जो मनी है, पब्लिक की जो मनी है वो क्या हो जाएगी, पब्लिक के पास मनी नहीं होगी, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं होगा, है ना। जब बैंक मुझे लोन ही नहीं देगा, मेरे पास पैसा ही नहीं होगा, तो मैं कैसे प्रोडक्शन कर पाऊंगा, मैं कैसे एक्सपेंडिचर कर पाऊंगा, कैसे मैं अपनी एक्टिविटीज़ को कर पाऊंगा। मैं एक्टिविटीज़ ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं एक्टिविटीज़ नहीं कर पाऊंगा, एक्सपेंडिचर नहीं कर पाऊंगा, सेल परचेज नहीं कर पाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई डिमांड नहीं हो रही, सप्लाई कम है, डिमांड कम है, तो क्या होगा, प्राइजेस कम हो जाएगी, एंड प्राइजेस कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन पूरी तरीके से हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो वापस बता देता हूं कि रेपो रेट ज़्यादा होगी तो बैंक्स लोन नहीं लेंगे आरबीआई से बैंक लोन नहीं लेंगे तो बैंक हमको लोन नहीं देंगे तो हमारे पास कम मनी होगी तो जो हमारी परचेजिंग पावर है, यानी कि कमोडिटी को खरीदने के लिए जो हमारी पावर है, जो मनी पर डिपेंड करती है, वो मनी हमारे पास नहीं होगी तो हम कुछ डिमांड नहीं करेंगे, प्रोड्यूसर कुछ सप्लाई नहीं करेगा, डिमांड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाएंगे तो प्राइजेस कम हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। और अगर मुझे बताओ डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम रेपो रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। रेपो रेट जैसे ही कम हो जाएगी, अब आरबीआई फ्रीली प्रोवाइड करेगा लोन कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक के लिए लोन क्या हो जाएंगे, सस्ते लोन हो जाएंगे। लोन कैसे मिलेंगे, सस्ते, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, बैंक्स आरबीआई से लोन लेंगे कि हाँ भाई लोन दो, हमको लोन दो, हम भी आगे लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ, आरबीआई बैंक
मुझे बताओ 5% पे लोन दे रहा है, 5% पे आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है, ठीक है, और बैंक पब्लिक को लोन, जो पब्लिक को लोन दे रहा है मुझे बताओ वो 9% पे दे रहा है, तो जो 4% है वो बैंक की इनकम होगी ना, 4% क्या है, वो बैंक की इनकम है। तो अगर ये मुझे बताओ, ये अगर 3% हो जाएगा तो बैंक की इनकम कितनी हो जाएगी, 6%। तो जितना रेपो रेट कम है उतना बैंक ज़्यादा लोन लेगा, बैंक ज़्यादा लोन लेगा तो क्या होगा, लोन्स प्रोवाइड होंगे, लोन्स प्रोवाइड होंगे तो क्या होगा, पब्लिक के पास मनी होगी, पब्लिक के पास मनी होगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, प्राइजेस बढ़ेंगी चीज़ों की, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है चीज़ है ना चीज़ों की, तो प्राइस को भी हमको बढ़ाना होगा, ठीक है, और जैसे ही प्राइजेस बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगा, डिफ्लेशन एडजस्ट हो जाएगा, डिफ्लेशन एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको इन डिटेल मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट समझा दिया है कि रेपो रेट होगा तो क्या होगा, बैंक रेट है ना इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रिवर्स रेपो रेट यानी कि क्या होता है, कभी कभार बैंक्स के पास कुछ एक्सटर्नल पैसा रखा होता है, ठीक है, बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बैंक्स के पास पड़ा रहता है, तो बैंक क्या करता है कि उसको आरबीआई के पास रख देता है ना। बैंक क्या करता है, बैंक अपने पैसे को आरबीआई के पास रख देता है, और जैसे ही बैंक आरबीआई को पैसा देता है, ठीक है ना, डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट करता है खुद का पैसा किसके पास, आरबीआई के पास, और आरबीआई उसको क्या करता है, आरबीआई उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि ठीक है अगर आप मेरे पास पैसा रख रहे हो तो मैं आपको कुछ रिटर्न दे देता हूं, तो आरबीआई रिटर्न प्रोवाइड करता है बैंक को, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं थ्रू रिवर्स रेपो रेट। देखते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा, जो रिवर्स रेपो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि बैंक क्या करेगा, खुद का पैसा डालेगा आरबीआई के पास, आरबीआई अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या करेगा बैंक कि ठीक है यार मैं लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ, लोन में मुझे इतनी सारी दिक्कतें हैं, है ना, बहुत सारी बैड डेट्स भी हो सकते हैं, क्या करते हैं अपन आरबीआई के पास अपना जो डिपॉजिट है वो रखते हैं, वो अपने आप आराम से अपने को है ना इंटरेस्ट दे रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ गया, अगर आरबीआई अच्छा प्रोवाइड कर रहा है बैंक को, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो क्या होगा, बैंक के पास कम पैसा रहेगा, बैंक के पास मनी कम रहेगी, क्यों, क्योंकि सारा पैसा तो उसने आरबीआई के पास डिपॉजिट करा रखा है, बैंक के पास मनी कम तो लोन्स कम जाएंगे, लोन्स कम प्रोवाइड होंगे तो पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा, पैसा कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर नहीं होगा, कुछ डिमांड नहीं होगी, ठीक है, कुछ सप्लाई नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, प्राइजेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। और वाइस वर्सा यहाँ पे हो जाएगा कि रेट ऑफ रिटर्न, रिवर्स रेपो रेट अगर कम हो जाएगी तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास क्या होगा, ज़्यादा मनी होगी, क्योंकि अब क्या करेगा बैंक आरबीआई के पास नहीं रखेगा, बोलेगा भाई तुम मुझे कुछ फ़ायदा नहीं कर रहे, मैं तुम्हारे पास क्यों रखूं, मैं पैसा अपने पास रखूंगा। तो जैसे ही बैंक अपने पास पैसा रखेगा तो ठीक है, बैंक के पास मनी रहेगी तो क्या करेगा, लोन्स प्रोवाइड करेगा तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा, पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, डिमांड करेगी, है ना, सप्लाई होगा, प्रोड्यूस करेगा गुड्स को, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइजेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और डिफ्लेशन पूरी तरीके से टैकल हो जाएगा। तो हमारा रिवर्स रेपो रेट भी क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड आता है हमारा एसएलआर एंड सीआरआर। तो बच्चों अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना। एसएलआर का मतलब क्या होता है, एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा लीगल रिजर्व रेशो। तो बच्चों देखो एसएलआर का क्या मतलब होता है, एसएलआर का मतलब होता है कि बैंक को कुछ लिक्विड एसेट्स इन फॉर्म ऑफ कैश या गोल्ड अपने पास रखने होते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ठीक है। अगर लोगों का पैसा जो हमारे पास है, अगर एकदम से सारे लोग हमसे पैसा मांगने आ जाएंगे तो कुछ तो पैसा हमारे अंदर, हमारे जेब के अंदर भी तो होना चाहिए ना, कि मुझे बताओ सब लोगों का पैसा बैंक के पास है, एकदम से सारे लोग मांगने आ जाएंगे तो हम उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ मिनिमम हमारे पास बैंक के पास भी होना चाहिए कि अगर सारे लोग मिलकर मांगने भी आ जाएं तो भी बैंक के पास मनी हो, बैंक के पास पैसा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसएलआर, ठीक है बच्चों। और दूसरा होता है सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो, यानी कि अब आरबीआई बोलता है कि ठीक है
तुम्हारे पास तो पैसा रखो लेकिन कुछ पैसा मेरे पास भी रखे रखो, ठीक है। मिनिमम अमाउंट दैट शुड बी केप्ट बाय द बैंक टू आरबीआई, यानी कि कुछ पैसा सेविंग का, रिजर्व का तुम अपने पास भी रखो और कुछ पैसा मेरे पास भी रखो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एससीआरआर, तो क्या होता है, आरबीआई के पास रखना होता है कुछ पैसा, एंड एसएलआर यानी खुद कुछ पैसा लिक्विड एसेट के फॉर्म में अपने पास रखना होता है बैंक को, तो उसको क्या बोलते हैं, एलआरआर। तो हम देख लेते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की कंडीशन में एलआरआर यानी कि एसएलआर और सीआरआर का क्या फ्लक्चुएशन होता है जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एडजस्ट हो। इन्फ्लेशन की कंडीशन में जो एलआरआर है क्या करता है, आरबीआई उसको इंक्रीज कर देता है। जैसे एलआरआर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, रिजर्व ज़्यादा है, ठीक है। मुझे बताओ अगर 1000 का डिपॉजिट है, 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट है, तो मुझे बताओ अगर 100 रुपये मैं आरबीआई के पास डिपॉजिट करा रहा हूं तो मैं लोन कितना दे सकता हूं, 900 रुपये का लोन दे सकता हूं। तो जितना ज़्यादा एलआरआर होगा उतना कम मैं लोन दे पाऊंगा, जितना ज़्यादा एलआरआर होगा उतना कम बैंक क्या कर पाएगी, लोन कम दे पाएगी। लोन कम देगी तो पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा, एक्सपेंडिचर नहीं होगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइजेस कम होगी, एंड प्राइजेस कम होगी तो इन्फ्लेशन टैकल हो जाएगा। उसी का वैसा वर्सा कर लो कि एलआरआर डिक्रीज हो जाएगा तो बैंक क्या करेगी, बैंक लोन प्रोवाइड करेगी ज़्यादा। क्यों, मुझे बताओ, यहाँ पे 100 हट के यहाँ पे मान लो 50 रुपये हो जाए तो अब यहाँ पे 900 रुपये का लोन नहीं जाएगा, यहाँ पे 950 रुपये का लोन जाएगा पब्लिक को, ठीक है। देखो बैंक क्या करती है, बैंक आपसे पैसा लेकर, आपका पैसा लेकर लोगों को लोन देती है, ठीक है। यही तो काम बैंक करती है। तो आपका पैसा लेकर कुछ रिजर्व रखकर सब लोगों को लोन दे देती है, ठीक है। तो अगर रिजर्व कम होंगे तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगी, तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, लोग है ना, मार्केट में तेज़ी आएगी तो क्या होगा, प्राइजेज इंक्रीज होगी तो डिफ्लेशन आराम से टैकल हो जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं फोर्थ, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, आप ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब सिंपली होता है कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल या परचेस करता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या करता है, सेल करता है या फिर परचेस करता है। तो देख लेते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में क्या फर्क आएगा। अगर इन्फ्लेशन को टैकल करना है तो आरबीआई क्या करेगा, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उनको सेल आउट कर देगा तो क्या होगा, जैसे ही सेल कर देगा तो पब्लिक का पैसा किस में आएगा। मुझे बताओ, अगर आप कोई चीज़ सेल करते हो, मैं आपको ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, लो सेल, तो आप क्या करोगे, मुझे पैसा दोगे। तो मेरा मकसद क्या है कि इन्फ्लेशन का मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, मुझे पैसा एक्सट्रैक्ट करना है लोगों से, तो मैं क्या करूँगा, सेल कर दूंगा, ठीक है। मनी क्या हो जाएगी, मनी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी लोगों के हाथों से, कहाँ पे आ जाएगी, आरबीआई के पास आ जाएगी। लोगों के पास कम पैसा रहेगा, पब्लिक के पास लेस मनी रहेगी तो वही एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। डिमांड सप्लाई का गेम आ जाता है, ठीक है। लेस मनी होगी तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आराम से टैकल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। वाइसा वर्सा इसको कर लो कि डिफ्लेशन को टैकल करना है तो परचेस करेंगे हम, ठीक है। हम लोगों से परचेस करेंगे, ठीक है। हम लोगों से क्या करेंगे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेस करेगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेस करेगी तो आरबीआई क्या करेगी, पैसे को रिलीज करेगी। मैं परचेस कर रहा हूं आपसे तो क्या करूंगा, मैं पैसे को रिलीज करूंगा, आरबीआई पैसे को रिलीज करेगी तो उससे मनी आएगी इकोनॉमी में, तो लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर होगा तो उससे क्या होगा, डिफ्लेशन टैकल हो जाएगी। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आपका क्लियर हो गया होगा। एंड अब हमारा आता है क्वालिटेटिव अप्रोच यानी क्वालिटेटिव मेथड, जिसमें आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो इसमें क्या होता है कि कभी भी आप लोन लेने जाओगे तो जो कोलैटरल आप दोगे ना उस पर मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। मुझे बताओ कि आप क्या करें, आप हाउस लोन, होम लोन लेने गए तो होम लोन में क्या होता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, मुझे बताओ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन बैंक क्या आपको 1 करोड़ रुपए लोन देगा? नहीं, बैंक कभी भी आपको 1 करोड़ रुपए लोन नहीं देगा। वो कुछ परसेंटेज पे आपको लोन देगा। जैसे आपकी प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है तो वो आपको लोन देगा, मान लो 40 लाख 50 लाख रुपीज़ लोन देगा। तो जितनी ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना, जितनी रिक्वायरमेंट मार्जिन, तो क्या है वो 50 लाख क्या है, वो 50
50 लाख मार्जिन है, तो जितना ज़्यादा मार्जिन होगा ना उतना कम आरबीआई बैंक लोन दे पाएगा, और जितना कम बैंक लोन दे पाएगा लोगों के पास पैसा कम रहेगा, और लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगी। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट में एक चीज़ याद रखना कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट हाई रहा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगी, और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रहा तो डिफ्लेशन एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, याद रखना, मैंने आपको बता दिया मार्जिन रिक्वायरमेंट हाई होगा तो बैंक कम लोन दे पाएगी, बैंक कम लोन देगी तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, वही डिमांड सप्लाई का केस आ जाएगा, एंड उसके बाद लोग बाग प्राइसेस हैं वो कम हो जाएगी। एंड अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है, यानी कि 1 करोड़ की आपकी कोलेटरल प्रॉपर्टी है और मैं आपको 1 करोड़ ही लोन दे देता हूं, तो क्या होगा, लोन ज़्यादा दे पाएंगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, परचेस करेंगे, सेल करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उससे क्या होगा, डिफ्लेशन पूरी तरीके से टैकल हो जाएगी। ठीक है, जो मार्केट में तेजी नहीं है ना, मार्केट में जो फ्लो नहीं है वो फ्लो मार्केट में आ जाएगा, किसके थ्रू, मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि आरबीआई का क्रेडिट कंट्रोल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी। ठीक है, और आप बच्चों तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।